हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरे साथ जीआरसी के टीचर रिशु सर जुड़ चुके हैं। आज हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है साइंस एंड द फिक्शन पे, यानी हम लोग बुक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे, साइंस के थॉट्स पे डिस्कशन होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं रिशु सर का। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं सुवर्ण शेखर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सुधांशु का जो इंस्टाग्राम चैनल है दैट इज़ साइंस एंड द फिक्शन, उसी पर हम आज लोग लाइव होने वाले हैं। और लाइव नहीं बल्कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं वर्चुअल सेशन है हमारे लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, कभी मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। सो आप लोग मैनेज करना है इसको थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, तो आज का पहला क्वेश्चन है सर, आपको साइंस में ऐसा क्या यूनिक लगता है कि आपने साइंस चुना? देखिए, साइंस में सबसे बड़ा यूनिक चीज़ होता है, क्योंकि साइंस के चीज़ों को हम लोग जो समझते हैं वो हम अपने लॉजिक से उसको टैकल करते हैं, है ना। हम अपने इमोशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख करके, है ना, हम लोग अपना लॉजिक्स लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। और जिससे हमको वो काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। किसी किसी लोग को साहित्य में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, ये लोग पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका लॉजिक्स अच्छा चलता है तो आप डेफिनेटली साइंस की तरफ मूव करते हो। सर आज का दूसरा क्वेश्चन है सर कि यूनिवर्स से साइंस है या साइंस से यूनिवर्स है? यूनिवर्स से यस सर, मतलब कि साइंस से हम लोग चल रहे हैं कि साइंस हमसे चल रहा है? अच्छा, साइंस हमसे चल रहा है कि हम साइंस से चल रहे हैं। असल में आप इस पर अलग अलग लोग से अगर आप पूछेंगे तो उनका अलग अलग विचारधारा होगा। लेकिन असल में मेरे हिसाब से हम दोनों एक दूसरे से चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा है ना, क्योंकि हम अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। असल में कहानी है कि ये है कि जो हम मनुष्य है ना, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। और सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के नाते हमारा हमेशा से ये जिज्ञासा रहता है ना, कि हम अपने आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं, कैसे हैपन हो रही हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। और उसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, जो सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, वो कहलाता है हमारे लिए साइंस। तो मेरे हिसाब से हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस से यूनिवर्स से साइंस है, दोनों एक दूसरे के लिए मेरे हिसाब से। सर आज का तीसरा क्वेश्चन है सर, म्यूजिक इज अ मेडिसिन, क्या यह सही है? और देखिए, कहानी ये है कि डिपेंड करता है आप जो दवा ले रहे हो वो आपको बीमारी कौन सा है, उसके हिसाब से आप बात करते हैं कि वो मेडिसिन सूट करेगा नहीं करेगा। बट मेरे लिए तो आप कह सकते हैं कि मुझे म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं जब भी कभी स्ट्रेस में रहता हूँ या फिर कोई इस तरह से, या फिर मुझे आदत भी है, मैं हमेशा ही खाना वाना खा करके रात में टहलते हुए भी कान में ईयरफोन डाल करके गाना सुनते रहते हैं। सो हमको म्यूजिक तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और घर में भी गुनगुनाते रहते हैं, बच्चों लोग के सामने भी गाते रहते हैं। सो हमको वो काम करना बहुत पसंद है। तो मेरे लिए हम कह सकते हैं कि म्यूजिक कैन बी अ मेडिसिन फॉर अस। और सर दूसरी तरफ गांधी जी कहते हैं कि लाफिंग इज अ मेडिसिन, तो इसको इंटरप्रेट करेंगे आप? देखिए, हंसना भी हमारे लिए एक मेडिसिन हो सकता है, ये बात सही है। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि हंसते हैं तो सबसे पहले आप खुश रहते हैं। और आपको पता है कि जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमारे आसपास में जो हमारा, आप कह सकते हैं, जो हमारा ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है हंसने से। और आपको मालूम है कि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपके जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके ऊपर कम हावी होते हैं। इसलिए हंसते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज जस्ट अ फीलिंग। तो क्या कोई आदमी फिजिक्स के नियमों पे चल रहा है तो काम आसानी से कर रहा है? अगर कोई आदमी फिजिक्स को पढ़ा नहीं है लेकिन उस काम को करते जा रहा है और वो बड़ी आसानी से कर लेता है, और अगर कोई फिजिक्स के नियम को जान रहा है और वो जानता है कि इसमें खतरा होने वाला है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? क्या वो करेगा, वो फिजिक्स से डरेगा या उस काम को करेगा? देखिए, कहानी है कि आप कोई भी काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले ये बात रहता है कि आप उसमें आप वो काम करने मनुष्य के लायक हुआ है, बना है कि नहीं बना है, वो काम हमारे करने लायक है या नहीं है। सबसे पहले आपको इस बात का डिसीजन लेना होता है। और इसके लिए कोई आपका साइंस काम नहीं करता है इसके पीछे, आपकी इसके पीछे लॉजिक्स, आपके एथिक्स काम करते हैं। आपको साइंस के हिसाब से नहीं सोचना कि साइंस ये कह रहा था हम नहीं करते, आज तक पहले से करते आ रहे थे, साइंस कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए हमने करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ करने लायक नहीं होंगी ना, वो आपके ऐसे ही अपने आप आपके लॉजिक से ये बात पता चलता रहता है कि ये काम हमारे लायक नहीं है, हमको ये काम नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये।
और दूसरी बात ये कि आप अगर साइंस को पढ़ लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। कभी भी आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हो तो आपको मालूम है कि जब आप साइकिल को बेंड करेंगे तो कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, दोनों इक्वल होंगे तो हम मस्त चलेंगे इस तरह से बैलेंस में। लेकिन कोई आदमी पहली बार साइकिल सीखता है तो कौन इतना सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सोच के सीखता है? हमने भी आज तक नहीं सीखा, आपने भी सीखा होगा तो आपने भी ऐसा कभी नहीं सीखा होगा, सोचा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल को बैलेंस रखना है। वो तो बस प्रैक्टिस की बातें हैं। ठीक, तो साइंस का नियम जानने से क्या होता है ना कि आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी, उसके बारे में फील होने लगेगा कि अच्छा इसमें ये चीज़ हो रहा होगा इसलिए ऐसा हैपन हो रहा है। साइंस के बदौलत हम लोग जीना नहीं सीखते हैं, साइंस के बदौलत हम लोग जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखते हैं, बस और कुछ नहीं। तो मतलब कहा जा सकता है कि जो है वही साइंस है, मतलब कि जो प्रेजेंट है यूनिवर्स में, बिल्कुल जो यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है बिल्कुल वही हमारे लिए साइंस है। हम लोग क्या करते हैं कि यूनिवर्स में अपना कुछ नियम बनाते हैं, ठीक, और देखते हैं, हम कहते हैं कि इसी नियम को गवर्न करके वो हैपन हो रहा है। असल में क्या है कि वो चीज हैपन हो रहा है और उसको देख करके हमने ये नियम बना रखा है। और हमारे साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि जब कोई नियम हम लोग अपना दे देते हैं और कोई चीज उस पर फिट नहीं बैठता तो हम कहते हैं वो चीज एक्सेप्शन है। असल में उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा नियम कम पड़ रहा है, बात सही है, और हम उसको एक्सेप्शन कर रहे हैं। असल में वो चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, हमारा नियम सफिशिएंट नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक्सेप्शन है या फिर कुछ भी। तो साइंस जो घटना घट रही है वो पहले से है, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। सर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ साइंस? साइंस की क्या कोई ऐसी समस्याएं भी रही है या है अभी? देखिए, साइंस का कभी समस्या नहीं होता है, वो समस्या हमारा होता है। साइंस सिर्फ इसलिए है कि उस समस्या को सॉर्ट आउट किया जाए, और हम लोग क्या करते हैं साइंस को ही समस्या मान बैठते हैं, वो गलत बात है। साइंस समस्या नहीं है, साइंस हमारे समस्या का निवारण हो सकता है, साइंस समस्या नहीं हो सकता। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एस सी वर्मा कहते हैं कि जब मैं 10th में था तो उतना साइंस में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे, और आगे चलकर उन्होंने IIT लेवल का बुक लिखा और उनसे भी कई ऊपर बुक लिखा। तो क्या ये फार्मूला सभी स्टूडेंट पे लागू हो सकते हैं जो एवरेज रहे हैं, टॉपर नहीं शुरू से, जो मतलब 10th 9th में एवरेज रहे हैं? तो क्या वो, देखिए, आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं ना, तो ये कभी भी दूसरे का डिसीजन नहीं होता है जो आपके ऊपर लागू होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने उनको ऐसा कुछ कह दिया होगा, थोप दिया होगा, तुमको ये करना ही है। उनके अंदर में ये बात खुद से इंटरेस्ट जागी होगी, उन्हें कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम में कमी नजर आई होंगी, जिसको इम्प्रूव करते हुए उन्होंने ऐसे महाकाव्य आप कह सकते हैं कि उन्होंने लिख डाला। ठीक, तो असल में लागू करना जरूरी नहीं है, आपके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं ये मैटर करता है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो याद रखिएगा कि हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मेरे अंदर किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा है तो उसको जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और उसको पूरा भी कर लेंगे। तो कोई लागू नहीं करेगा, कोई लागू नहीं करेगा, आप स्वतः उसको करेंगे, फील करेंगे। हाँ, आप महसूस करेंगे, तो आपको किसी को लागू करने की आवश्यकता नहीं। सर एक स्टूडेंट का सवाल है, भारी ऑब्जेक्ट उठाने पर हम थकान महसूस करते हैं, तो ऐसा? तो देखिए कहने का ये मतलब है कि आप किसी भारी ऑब्जेक्ट, भारी क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे होते हो, ठीक, तो आप फोर्स लगा रहे होते हो, आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो, तो वर्क डन। फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और फिजिक्स के नजरिए से एक वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें एक ऐसा मैकेनिकल एक्टिविटी जिसमें आपके बॉडी से एनर्जी निकल निकल के उस ऑब्जेक्ट में समाते हैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क डन कर रहे हो। तो असल में आपके बॉडी से एनर्जी निकल के उस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है, दैट्स व्हाई वी फील टायर्ड। सर आज का अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द ब्लैक होल? देखिए, ब्लैक होल के बारे में क्या सोच होगा? ब्लैक होल के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सबसे डेंसिव मटेरियल इन द यूनिवर्स है और इसमें ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि ये लाइट पार्टिकल को भी अपने रीजन से एस्केप नहीं होने देता है, और इसलिए वो भाग हमें थोड़ा सा अंधेरा नजर आता है, तो हम कहते हैं वो ब्लैक होल है। जबकि वैसा कोई होल नहीं है कि जिसमें आप घुस सकते हैं, वो एक तरह का मटेरियल है, आप समझ सकते हैं, इतना ग्रेविटेशनल पुल है। और इसके लिए आप जो स्टार का जो लाइफ साइकिल होता है ना, स्टार का लाइफ साइकिल, कि कैसे तारे जन्म लेते हैं, कैसे उनका जीवन व्यतीत होता है तारा का, और कैसे फिर उनका लास्ट होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी स्टार का मास हमारे सन के मास से कम होता है तो वो अल्टीमेटली रेड डॉर्फ स्टार और ब्लैक डॉर्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होता है वो सुपरनोवा प्रोसेस से होते हुए
न्यूट्रॉन स्टार से होते हुए अल्टीमेटली ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो सबसे डेंसेस्ट मटेरियल हो सकता है हमारे अर्थ का और यूनिवर्स का। सर अगला क्वेश्चन है कि बरमुडा ट्रायंगल जैसी जो अभी अफवाहें चल रही है, क्या नेचर में एग्जिस्ट करती है और इसको सोल्व किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहला बात तो आपके बी ऑनेस्ट कि हमको बरमुडा ट्रायंगल के बारे में उतना कुछ खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन बस सुनते रहते हैं उसके बारे में कि उसके ऊपर से जब भी कोई प्लेन वगैरह क्रॉस करते हैं तो हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम कि वहाँ पर कुछ ऐसा मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होता हो जिससे एरोप्लेन के लगे इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ऐसा मैग्नेटिक डिफेक्ट आता हो जिससे हो सकता है उसका रीडिंग कुछ इधर उधर हो जाता हो और वो कहीं और पहुँच जाता हो। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो बायो में ऐसी क्या खास बात है कि इसको इन दोनों ब्रांच से अलग करती है, थोड़ी खास बनाती है बायो को, डिफिकल्ट भी थोड़ी सी? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात कि डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है। डिफिकल्ट एक रिलेटिव वर्ड होता है ना। कोई चीज़ें आपको कम समझ में आ रही है तो आप उसको डिफिकल्ट कहते हैं, वही चीज़ किसी के लिए आसान हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है बायोलॉजी का, तो आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी में जितने भी कंटेंट पढ़ने हैं आपको, उसमें अगर आपके अंदर, वही तो कहें, जिज्ञासा होना चाहिए आपका जो शरीर है कितना जबरदस्त कारीगरी का नमूना आप कह सकते हैं, और इसके बारे में जानना किसको बुरा लगता है, सबको अच्छा लगता है। इसीलिए तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट 10th क्लास तक तो जरूर बायोलॉजी पढ़ते हैं, और हमने भी अपना 10th तक तो अच्छा खासा बायोलॉजी पढ़ा और काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ा, और मुझे ये जानने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखिए हमारा ये जो हमारा शरीर है कितना बेहतरीन नमूना है। हम चिल्लाते रहते हैं कि इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, ये वाला कैमरा खरीदो, वो वाला कैमरा खरीदो। भगवान ने हमारा ये कैमरा बना के भेजा है, आप सोचो कितना शानदार है, 3D अनुभव करता है, एकदम HD विजुअलाइजेशन करता है कि नहीं है। ऑटो फोकस कितना शानदार है, अभी हम लोग यहाँ देखें तो आप पर फोकस है, अभी देखेंगे तो थोड़ा दूर फोकस है, उसमें जरा भी टाइम गैप नहीं होता है, तुरंत फोकस कर लेता है। तो उससे ज़्यादा बेहतर तो हमारे बॉडी का पार्ट्स हैं जो एक्चुअल चीज़ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे लिए तो बायोलॉजी पढ़ना भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि फिजिक्स और जितना कि केमिस्ट्री, जितना कि मैथमेटिक्स एंड बाकी सारे सब्जेक्ट। सर आज का अगला क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि 500 या 600 बिलियंस मिलियंस ईयर्स के बाद, यस सर, मतलब बिलियंस या मिलियंस, मतलब आने वाले कुछ सालों में हमारा धरती एग्जिस्ट नहीं करेगा यूनिवर्स में। तो इस पे कुछ अपना राय रखेंगे? देखिए, इस बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो सन है उसका जन्म आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ था, और ऐसा कहते हैं कि सन हमारा अभी मिडिल एज में है और ये आने वाले 5 अरब वर्षों तक हमको एनर्जी देते आएगा। और ऐसा भी कहते हैं कि जब जब उसका डेथ हो रहा होगा, सन का जो लास्ट स्टेज चल रहा होगा, उसमें जो सन का जो आउटर कवर होगा जब वो फैलेगा, तो आपको समझ लीजिए कि आपका मरकरी है, वीनस है और अर्थ है, ये तीनों को आपस में समेट लेगा। उस समय तक, जिस समय 5 अरब वर्ष के बाद जब सन डिस्ट्रॉय होगा, तो अपने साथ साथ धरती तक के चीज़ों को अपने साथ समेट लेगा। तो उसके बाद तो धरती नहीं रहेंगी। इसके अलावा किसी कारण से अगर धरती विलुप्त होती है तो इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि सन जब अपना आउटर कवर को फैलाएगा तो आपका मरकरी, वीनस और अर्थ तक तो ले जाएगा। बाकी इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। सर न्यूटन साहब कहते हैं कि द सैडेस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ राइट नाउ इज दैट साइंस गैदर नॉलेज फास्टर देन सोसाइटी गैदर विजडम। तो क्या ये साइंस की डिफिकल्टीज मानी जाए, या साइंस की निगेटिव इफेक्ट मानी जाए, या पॉजिटिव? नहीं, सुनिए, कहानी ये है कि आपके क्वेश्चन के अनुसार जैसा मैं समझ पाया कि साइंस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू हमारा विजडम। जो हमारा सोशल विजडम है, उस सोशल विजडम थोड़ा कम धीरे धीरे चल रहा है, और हमारा जो साइंस है वो ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये साइंस का डिमेरिट है, ये हमारी डिमेरिट है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम बुक्स में लिखे चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन उस चीज़ को अपने दैनिक जीवन में उतार नहीं पाते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारा विजडम थोड़ा सा कम बढ़ता है, लेकिन आपका विजडम बढ़ रहा है। आप उसको विश्वास कीजिए पहले कि आपका विजडम बढ़ रहा है। और जहाँ तक ये प्रॉब्लम है, ये साइंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी समस्या है कि हम चीज़ों को लाइफ में उतार नहीं पा रहे अपने। जिस दिन उतार लेंगे ना, हमारा विजडम के बढ़ने का स्पीड और हमारे साइंस के पढ़ने का स्पीड दोनों सेम हो जाएंगे। सर कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जो सबसे महान वैज्ञानिक भी रह चुके हैं फिजिक्स की दुनिया में या साइंस की दुनिया में, तो अफवाहें चलती है या रियलिटी है कि उन्होंने अपना
10% ही माइंड का उपयोग किया था, तो क्या कोई और आदमी ऐसा नहीं कर सकता है? क्या सही में किया था 10%? देखिए, सही में किया था कि या नहीं किया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ पढ़ के समझते हैं, पढ़ पढ़ के जानकारी एकत्रित करते हैं। हमारा दिमाग चारों साइड से ऑब्जर्वेशन से ही तो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया हुआ है। तो उनके बारे में जो ये कहना है लोगों का, और सिर्फ एक दो आदमी का नहीं कहना है, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उन्होंने इतना दिमाग इस्तेमाल किया, तो कोई इसके लिए कोई खास कोई नमूना नहीं, कोई पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं है जो उसको मेजर कर सके एग्जैक्टली, बट एक अंदाज़ा लगाया है कि उतना % दिमाग तक उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। और हर आदमी में स्वतंत्रता है, हर आदमी इतना एबल है, आज हम आप सभी आदमी इतने एबल हैं कि अपने दिमाग को किसी भी हद तक एक्सपेंड करके ले जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, हम अपने दिमाग को किताब में घुसाए जा रहे हैं। किताब में घुसाना है, लेकिन वहाँ से वो जो आउटकम है ना, उसको अपने जीवन में लागू करना है, आप उसको महसूस करना है, आप जो काम कर रहे हो, तब जा करके आप अपने दिमाग को उतना विकसित कर पाएंगे और उतना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। थैंक यू सर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टीचर के साथ।